वेलकम एवरीबॉडी। हम वापस प्रारंभ करने जा रहे हैं एक और नए सिलेबस में जुड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है कृषि पद्धतियाँ एवं राजस्थान में उगाई जाने वाली विभिन्न कृषि फसलें। राजस्थान कृषि फसलों के उत्पादन तथा पद्धतियों के रूप में लंबे समय से समृद्ध रहा है और आज भी राजस्थान में लगभग सभी वातावरण की सब्जियां या सब्जी वातावरण के फल फ्रूट आदि पैदा किए जा रहे हैं। और उसमें से एक महत्वपूर्ण चित्र यहाँ आपको दे रखा है। ये खजूर बाड़मेर के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर उगाई जाने लगी है और ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलों में ये भी शामिल है। और यहाँ पर काले अंगूरों ये खजूरों की खेती भी प्रारंभ हो चुकी है। तो हम जब लंबे समय से हम बाहर के देशों से खजूर ला कर के खा रहे थे, वही खजूर आज बाड़मेर के अंदर भी मिल रही है, उपस्थित है। जालोर के अंदर भी इसकी खेती काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर की जा रही है। तो हम इस टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण कृषि पद्धतियां अर्थात कृषि किस तरीके से की जाती है, प्रारंभ से लेकर के खेत या ज़मीन को तैयार करने से लेकर के जो धान या फसल प्राप्त हो रही है उसके संग्रहण तक की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी तथा राजस्थान में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का वर्गीकरण तथा राजस्थान के अंदर फसलों या कृषि से संबंधित सामान्य जानकारी का यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक महत्वपूर्ण कृषि पद्धतियाँ और राजस्थान में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें। उनमें से हम फर्स्ट पॉइंट लेके चल रहे हैं। परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ले रखी है फसल, अर्थात फसल का मीनिंग क्या है, यहाँ से हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो फसल एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। अगर एक ही खेत के अंदर हम एक ही पौधे या एक ही प्रकार के पौधे, चाहे वो धान के हों, चाहे सरसों हो, चाहे जीरा हो या इसबगोल हो या इस तरह का कोई भी फसल, अगर हम एक साथ एक ही प्रकार की फसल उगा रहे हैं या एक ही प्रकार का पौधा उगा रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अर्थात एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना फसल कहलाता है। और हम फसलों के प्रकार की अगर बात करें तो मुख्यतः फसलों को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, जिसमें पहली है खरीफ की फसल और दूसरी क्या कहलाती है? रबी की फसल। अभी हम सामान्य जानकारी ले रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में कृषि या फसलों की बात की जाएगी तो उस समय हम वहाँ पर ये वर्गीकरण फिर तीन भागों में विभाजित करके प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर फसल दो भागों में विभाजित की गई है। पहले खरीफ की फसल, जिसको सामान्यतः जून से लेकर सितंबर तक माना जाता है और ये वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है, जिसमें धान का मतलब हो गया चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, बाजरा, मूंग, मोठ, तिल, तारामीरा, ज्वार, ग्वार, अरहर, उड़द, ये सभी फसलें खरीफ की फसलें कहलाती है या बरसात के अंदर जो उगाई जाने वाली फसलें वो है। और इनका उगाने और काटने का समय जून से लेकर के सितंबर तक है, जिसमें उगाई जून के आसपास जाती है, जून जुलाई में, जबकि सितंबर अक्टूबर के अंदर इसको काटा जाता है और इसी को हम कहते हैं खरीफ की फसल। सेकंड फसल की हम बात कर रहे हैं जो है रबी। और रबी सामान्यतः शीत ऋतु के अंदर उगाई जाने वाली फसल है या ली जाने वाली फसल है, जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक या नवंबर से लेकर अप्रैल तक बोई और काटी जाती है। उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें अर्थात शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को ही हम रबी की फसलें और ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु के अंदर उगाई जाने वाली फसलों को हम खरीफ की फसलें कहते हैं। इन फसलों के अंदर इंपॉर्टेंट है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, जीरा, रायडा, इसबगोल, अरंडी, जौ, ये सभी फसलें रबी की फसलें हैं जो कि शीत ऋतु के अंदर बोई और काटी जाती है। फसल पद्धतियाँ अब इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं फसल पद्धतियाँ। फसल पद्धतियाँ किसे कहा जाता है? जमीन को तैयार करने से लेकर के उसको विभिन्न प्रकार की सिंचाई या उसमें खाद देने की प्रक्रिया या निराई गुड़ाई करने की प्रक्रिया, उनको काटने की प्रक्रिया और उसके बाद में उसमें लास्ट के अंदर उनके संग्रहण करने तक की इस संपूर्ण प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम क्या नाम देते हैं? फसल या कृषि पद्धतियां कहा जाता है। तो फसल उगाने हेतु किए गए विभिन्न कार्य या क्रियाकलापों को ही हम सम्मिलित रूप से कृषि पद्धतियां या फसल पद्धतियां कहते हैं। तो अपने सिलेबस के अंदर जो ये हेडिंग दे रखा है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? इसमें कुल 7 भाग हैं
जो कि क्रम से भी याद रखने हैं, जिसमें पहला है सर्वप्रथम फसल को बोने से पहले मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया है या खेत को तैयार करने की प्रक्रिया की जाती है। सेकंड नंबर पे खेत तैयार करने के बाद में उसमें बीज बोए जाते हैं जिसको बुआई कहा जाता है। बीज बोने के बाद उसमें खाद और उर्वरक दिए जाते हैं जो कि तीसरे नंबर पे है, और उसके बाद में उसमें सिंचाई की जाती है। फिर खरपतवार से सुरक्षा करने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। लास्ट में फसल पकने के बाद में उसकी कटाई और अंत में काटने के बाद फसल का भंडारण किया जाता है। इन 7 पदों को सम्मिलित रूप से हम कृषि पद्धतियां कहते हैं, जिसमें मिट्टी तैयार करना, बुआई, फिर खाद और उर्वरक देना, फिर उसमें बाद सिंचाई करना, फिर खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना और लास्ट में इसको संग्रहित या भंडारित करने की प्रक्रिया कृषि पद्धतियों में आती। एक एक करके हम इन कृषि पद्धतियों का वर्णन और उसमें उपयोग लिए जाने वाले विभिन्न औजारों की चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को पलटना व पोला करना जिससे केंचुए व सूक्ष्म जीव आदि वृद्धि कर सके तथा पौधों की जड़ों तक जल व उर्वरक व तथा वायु, जल, उर्वरक और वायु पौधों के जड़ों से होते हुए पौधों तक पहुंच सके, उसके लिए मिट्टी को पोला और पलटने की प्रक्रिया की जाती है और इसी को हम मिट्टी तैयार करना कहते हैं। इसमें एक ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, केंचुओं को किसान के मित्र कहा जाता है। तो केंचुए किसानों के मित्र हैं, तो यहाँ पे मित्र लिखा जाएगा। तो केंचुए किसानों के मित्र हैं और ये फसल को उलटने पलटने की प्रक्रिया या सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करके उर्वरकता को बढ़ाने का काम भी करते हैं, ह्यूमस उत्पन्न करने का काम करते हैं। जो मिट्टी को पोली करते हैं तथा किसका निर्माण करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस किसको कहा जाता है, प्राकृतिक खाद को जिसमें कार्बनिक पदार्थ मिले हुए होते हैं, जिसमें जीव जंतु होते हैं जो कि पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन उर्वरक उत्पन्न करते हैं, उनके सम्मिलित जो मिश्रण है उसी को ह्यूमस कहा जाता है। मिट्टी को पलटने उलटने व पोला करने की प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट शब्द है जो आपको ध्यान रखना है, इसे हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं या खेत को जोतने की प्रक्रिया कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को हम हल चला करके या कल्टीवेटर चला करके, जो कि ट्रैक्टर के पीछे कई कल्टीवेटर लगा करके जिसमें कई दरातियां होती है, कई हल लगे हुए होते हैं, उसको कल्टीवेटर कहते हैं। इन दोनों के द्वारा हम जुताई की प्रक्रिया करते हैं या खेत जोतने की प्रक्रिया करते हैं। तो इसके लिए हम ये शब्द ध्यान में रख सकते हैं, खेत जोतना कहा जाता है, लेकिन इसमें हम केवल मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जुताई करने का कार्य किया जाता है। और ये 2 तरीके से करते हैं, इसमें एक हल का उपयोग किया जाता है या फिर इसकी जगह कल्टीवेटर का। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे लगा करके प्रयुक्त किया जाता है, जबकि हल है ये ऊंट, बैल या गधे या घोड़े या इनके किसी भी जानवर के पीछे या आपके जो भैंसा है उसके पीछे बांध करके काम में लिया जा सकता है। फिर जुताई के बाद बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। यदि जुताई के अंदर हम मिट्टी को हल या कल्टीवेटर से खोदते हैं तो बड़े आकार के अगर ढेले बन जाते हैं, तो जुताई के बाद बड़े ढेले बन जाते हैं जिसे पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। ये ध्यान रखना, एक बड़ा सारा पट्टा है, बहुत वजनदार होता है, अर्थात लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा है जिसको कि ट्रैक्टर या बैलों की सहायता से खींच करके इस बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। पाटल या इसी के लिए एक दूसरा शब्द काम में लिया जाता है समार। समार मतलब जमीन को समतल करने का औजार समार कहलाता है। तो पाटल या समार जमीन को समतल बनाता है। जुताई से पूर्व खाद भी दी जाती है, लेकिन ये वास्तव में कार्बनिक खाद या घरों का जो कचरा है उसी को हम जुताई से पहले प्रयोग करते हैं, जबकि वास्तविक खाद और उर्वरक हम जुताई के बाद में ही खेतों के अंदर डालते हैं। तो कुछ जगह पर जुताई से पूर्व खाद भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, पहला जुताई, जुताई के लिए हल और कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है, बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए पाटल का उपयोग किया जाता है, इसी के लिए दूसरा शब्द समार काम में लेते हैं जो कि जमीन को समतल करने का काम करता है। और कुछ जगह पर जुताई से पूर्व भी खाद दी जाती है, जैसे हमारे यहाँ बरसात से पूर्व खेतों के अंदर खाद, गर्मियों के अंदर खेतों में खाद दे करके उसकी जुताई कर दी जाती है और उसके बाद बरसात के समय तत्काल उसके अंदर बुआई कर देते हैं। जुताई के कृषि औजार कौन कौन से हैं ये अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखने हैं
और जुताई के कृषि औजारों के अंदर एक आता है हल, दूसरा है कुदाल जो खोदने के लिए काम में लिया जाता है। इस तरह का यंत्र होता है, इस तरह की संरचना होती है जो कि कुदाल के रूप में काम में आती है। तीसरा है कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के पीछे लगाकर द्वारा जुताई की प्रक्रिया की जाती है। तो कृषि औजारों के अंदर जुताई में प्रयुक्त किए जाता है कुदाल, कल्टीवेटर और हल। ये तीन का उपयोग हम, तो कम जमीन है तो कुदाल की सहायता से, ज़्यादा जमीन है उससे तो हल की सहायता से, और ज़्यादा जमीन है तो हम कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया के अंदर आप देखें, ये एग्जाम्पल या चित्र दे रखा है, ये हल है जो बैलों की सहायता से खींचा जाता है। इसमें बैलों के कंधे पर जो डंडा रखा जाता है, इसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं, इसको जोत कहते हैं। जो हल के आगे वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से को जो कि बैलों के कंधे पर रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? जोत कहते हैं। जो इस तरीके से इस बैल के और इस बैल के कंधे के ऊपर है, इस तरह का जो डंडा लगा है, उसी को हम जोत कहते हैं। तो ये तो हो जाएगा जोत यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके अलावा ये हल आपको दे रखा है जिसका अलग से चित्र प्रदर्शित किया गया है। हल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डंडा है, इसको हल साफ्ट कहते हैं। और ये जो नीचे की संरचना है, इसको हम फाल कहते हैं, जहाँ से कि यह खुदाई का काम करता है। तो ये सामान्य हल है, और हल में महत्वपूर्ण भाग है एक फाल और दूसरा है हल साफ्ट। और इन दोनों को बैलों के साथ जोड़ने के लिए ये क्रॉस डंडा प्रयुक्त किया जाता है जिसको कहते हैं जोत। तो यहाँ पर हल के इन विभिन्न भागों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। और ये चित्र है, ये जुताई का चित्र है, जिसमें बीजों को बोने के अतिरिक्त हम हल चला करके खेत को पोला करने की प्रक्रिया करते हैं या जमीन को पलटने उलटने की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट में एक और चित्र दिया गया है जो कि कल्टीवेटर है, और कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के द्वारा चलाते हुए एक चित्र प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ ट्रैक्टर के पीछे ये जो संरचना लगी है, इसी को हम कल्टीवेटर कहते हैं। और कल्टीवेट करने की प्रक्रिया कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। और कल्टीवेट का मतलब भी यही है। एक आपने और नाम सुना होगा, ये तो है खोदने के हिसाब से हल की तरह की संरचना है। इसके अलावा एक कल्टी और आपने नाम सुना होगा, उस जिसका पूरा नाम भी, उसको भी हम कल्टीवेटरी कहते हैं, जो कि इस तरह के बड़े बड़े आकार के तवे हैं जो ट्रैक्टर के पीछे लगा करके घुमाए जाते हैं, जिससे जमीन को पोला या बिल्कुल खुरदरा किया जाता है, ताकि उसमें हवा, पानी और खाद आसानी से पहुंच सके, जड़ों तक पहुंचाया जा सके। तो ये दो संरचनाएं अपने, एक तो कल्टी जिसको उसको भी कल्टीवेटर कहते हैं, और ये भी यहाँ पर जो संरचना दी गई ये भी कल्टीवेटर है, इसको भी हम हल कहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है, और ये है कृषि पद्धतियों का दूसरा हिस्सा बुआई। अर्थात खेत तैयार करने के बाद, जुताई करने के बाद हम बुआई करते हैं। बुआई क्या है? बुआई के लिए सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता के बीजों का चयन किया जाता है। तो हम जब नई फसल निकलती है तो उसमें अच्छी क्वालिटी के फलों को या अच्छी क्वालिटी के बीजों को पहले से ही संग्रहित कर लेते हैं, जो कि अगले साल पुनः बोने के लिए काम में आते हैं। और जिस खेत में भी इस तरीके से अच्छे बीज हैं तो उन बीजों को प्रारंभ में ही परचेज या खरीद करके घरों में संग्रहित कर दिया जाता है, और उन्हीं का हम अगले बार बोने के लिए काम या उपयोग करते हैं। तो बुआई के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता के बीजों का पहले चयन या सिलेक्शन करते हैं। और बुआई के लिए हम कौन कौन से औजार काम में लेंगे, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पहले जुताई के लिए हमने औजार काम में लिए थे 3, और अब हम ले रहे हैं बुआई करने के लिए। और बुआई करने के लिए एक तो हल, और हल के पीछे कीप लगा रहता है। हल सामान्य संरचना आपने देख रखी थी, इस तरह का है, और अब इसके साथ में यदि इस तरह की कीप लगा दी जाए जिसमें से बीजों को यहाँ से होते हुए इसके साथ डाला जा सके, तो इसे हम हल व कीप कहते हैं। हल में सामान्यतः एक हल होता है, और यदि बेवटा के साथ में कीप लगा दिया जाए तो बेवटा का मतलब है इस तरह की दो संरचनाएं एक साथ होती है, जो कि एक ही सांचे के साथ जुड़ करके बैलों को साथ जोड़ती है। तो इसमें भी अगर पीछे कीप लगाएंगे तो 2 लगाने पड़ेंगे, एक यहाँ पर और दूसरा कीप कहाँ लगता है, यहाँ पर। तो इस तरीके से हल सिंगल है और 2 हल एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं तो उसको बेवटा कहते हैं। और इसके पीछे लगा हुआ कीप, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर बुआई करने का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर बीज डाले जाते हैं, और ये बीज खेत के अंदर उस हल के पीछे पीछे चलते रहते हैं, और उसके साथ ही मिट्टी उसके ऊपर गिरती रहती है,
और ये बीज जमीन के अंदर दबते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बुवाई, जिसमें हल और कीप और बेवटा और कीप का उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से हम इन दो का उपयोग करते हैं, जबकि हम गैर परंपरागत रूप से आजकल जो ट्रैक्टर के साथ जोड़ करके बुआई के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है उसको सीड ड्रिल कहते हैं। अर्थात जमीन को ड्रिल करते जा रहे हैं और उसके अंदर सीड या बीज डाल रहे हैं। तो बीज डालने की प्रक्रिया या बीज को सीड कहा जाता है। ड्रिल का मतलब खोदना। तो खोदने और बीज डालने की दोनों सम्मिलित प्रक्रियाओं को हम सीड ड्रिल के द्वारा संपन्न करते हैं। ट्रैक्टर संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। बुआई में बीजों के मध्य अंतराल होना आवश्यक है, अतः पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक व जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो हम जब भी बुआई करें तो बीजों के मध्य निश्चित अंतराल भी रखते हैं, और जो भी हम बीज बो रहे हैं उनके बीच में ये अंतराल बना रहे, इसके लिए हम सीड ड्रिल या हल और कीप और इसकी जगह बेवटा और कीप का उपयोग करते हैं। आधुनिक रूप से हम ये यंत्र बहुत कम बचे हैं या बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं। अधिकतर 99% सीड ड्रिल की सहायता से खेती की जाती है या बुआई की जाती है। इसके अंदर यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये परंपरागत रूप से हल व कीप या बेवटा व कीप, यहाँ पर हल और कीप का एग्जाम्पल दे रखा है। ये हल है और यहाँ पर जो संरचना दे रखी है कीप लगा रखा है, जो कि हल के पीछे तक है, और ये हल के साथ ही पीछे बीजों को डालने का काम करता है। तो हल और कीप मिलकर के यहाँ पर बुआई करने का कार्य हो रहा है। ऐसे ही ये जो संरचना दी गई है ये सीड ड्रिल है। अब सीड ड्रिल के अंदर यहाँ पर बीज डालने के लिए इसके ऊपर एक पाइप भी लगा रहता है या इस तरह का बड़ा कीप लगा रहता है। एक ही जगह से बीज डाले जाते हैं और ये बीज यहाँ से होते हुए इस हल के पीछे, इस हल के पीछे, इस हल के पीछे, इस तरीके से सभी हलों के पीछे गिरते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में बुआई बहुत आसानी से, तीव्रता से की जाती है। तो यहाँ पर हमने एक तो लिया सीड ड्रिल, जो कि 99% ट्रैक्टर के साथ जोड़कर बुआई करने की प्रक्रिया सीड ड्रिल के साथ द्वारा की जाती है, और परंपरागत रूप से हल और कीप या बेवटे या कीप की सहायता से बुआई की जाती है या जमीन के अंदर बीज बोए जाते हैं। कुछ पौधों को पहले, अब सामान्य रूप से सीधे बीजों को कई बार खेतों में नहीं डाला जाता, उसकी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो कुछ पौधों को पहले पौधशाला या नर्सरी में उगाते हैं, फिर उन्हें खेत में हाथों से रोपित किया जाता है। तो ये प्रक्रिया भी बुआई के लिए काम में ली जाती है, जिसको कि हम रोपित करना कहते हैं। और यहाँ पर धान की खेती अर्थात चावल की खेती रोपण प्रक्रिया के द्वारा की जाती। पहले चावलों को उगा करके नर्सरी के अंदर पौध तैयार करते, फिर उस पौध को खेत में ले जा करके हाथ से निश्चित दूरी पर लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बुआई या रोपित करने की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें चावल के अलावा पुष्पी पौधे या कुछ वनीय पौधे या प्याज की अगर आपने खेती देखी है तो प्याज भी रोपित प्रक्रिया के द्वारा इसकी बुआई की जाती है। पहले पौध तैयार की जाएगी क्यारियों के अंदर, फिर उस पौध को ले जा करके फिर मिट्टी तैयार करके उसके अंदर इसको रोपित किया जाता है निश्चित दूरी पर, और उसके बाद पानी दे करके इसको उगाया जाता है। तो ये प्रक्रिया भी बुआई के लिए काम में ली जाती है, जिसको रोपण कृषि कहते हैं। तीसरा पार्ट है बुआई होने के बाद खेत के अंदर खाद और उर्वरक दिया जाता है। सामान्य रूप से यहाँ पर हम खाद और उर्वरक जो दे रहे हैं खरीफ फसल के अंदर भी दिया जा सकता है और रबी फसल के अंदर भी ये प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। तो खाद एवं उर्वरक देना मिट्टी की पोषक स्तर बनाए रखने हेतु मिलाए गए विभिन्न पदार्थों को ही हम खाद देना कहते हैं। तो खेत में पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को ही खाद देना कहा जाता है, जिसमें खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं। खाद क्या है? खाद कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों व जंतुओं के अपशिष्टों को अपघटित करके बनाई जाती है, और इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं। एक तो है वर्मी कंपोस्ट और सेकंड है ह्यूमस। ह्यूमस प्राकृतिक रूप से अपघटन से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। सामान्यतः ये पदार्थ खेतों के अंदर या जंगल के अंदर जहाँ खूब सारे पेड़ हैं जिनके पत्ते एकत्रित होते हैं और उन पत्तों के सड़ने से ह्यूमस बनता है। लेकिन यदि हम कृत्रिम रूप से जैसे केंचुए की सहायता से हम उस कार्बनिक पदार्थों को, पत्तियों वगैरह को या घरेलू कचरे को सड़ा करके या उसका अपघटन करके खाद तैयार करते हैं तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है।
केंचुओं से या वर्म से तैयार की गई खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और प्राकृतिक रूप से अपघटन से नमी युक्त जो मिट्टी या कचरा प्राप्त बनता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ये दोनों ही कार्बनिक खाद की श्रेणी में आती है और इसे हम खाद कहते हैं, जो पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों से निर्मित होती। तो तीसरा पार्ट हम ले रहे हैं खाद एवं उर्वरक देना, जिसमें हम पोषक स्तर को, जमीन के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उसको खाद और उर्वरक कहते हैं, जिसमें खाद प्रक्रिया सामान्यतः वर्मी कंपोस्ट और ह्यूमस को खाद कहा जाता है। इसके अलावा सेकंड पार्ट है इसका उर्वरक या फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है? रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, अर्थात जिनकी पौधों को आवश्यकता होती है उन पोषकों की मात्रा इसमें या समृद्धता पाई जाती है। इन्हें फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाता है या कृत्रिम तरीके से निर्मित किया जाता है, जैसे यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश खाद, एनपीके खाद। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी मीन्स फॉस्फोरस, के मीन्स पोटेशियम। यहाँ पर ये केमिकल प्रतीक हैं या रासायनिक प्रतीक हैं या सिंबल है, तो ये आपको ध्यान रखना। एन का मतलब है नाइट्रोजन का प्रतीक दिया गया है, पी जो दे रखा है ये फॉस्फोरस का प्रतीक है, और के जो दिया गया पोटेशियम का प्रतीक है। लैटिन नाम इसका कैलियम होता है, इसलिए प्रतीक रूप में के लिखा जाता है। तो एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों का मिश्रण हम एनपीके खाद के या उर्वरक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा यूरिया सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया जाने वाला, सेकंड अमोनियम सल्फेट, तीसरे नंबर पे सुपर फॉस्फेट और पोटाश। और यहाँ पर यदि हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम साथ में ले रहे हैं, चाहे किसी रूप में हो, ये यूरिया के रूप में हो सकता है, या अमोनियम फॉस्फेट के रूप में हो सकता है, ये पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड के किसी भी रूप में हो सकता है। तो इन तीनों के मिश्रण को हम एनपीके खाद या उर्वरक कहते हैं। अब हम अगली प्रक्रिया में ले रहे हैं खाद और उर्वरक के अंदर क्या अंतर है, उन अंतर की चर्चा करते हैं। तो पहला आप यहाँ पर दे रखा है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, तो उर्वरक को हम कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं के अंदर बनाते हैं। दूसरा है खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, चाहे वो ह्यूमस हो चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो। सेकंड है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों के अंदर ही गड्ढा खोद करके बनाई जाती है। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस का मतलब कार्बनिक अपघटक उसमें प्राप्त नहीं होते हैं, सीधे ही रासायनिक घटकों के रूप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि प्राप्त होते हैं। जबकि खाद अगर है तो खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रचुरता या आधिक्य होती है, जिसको कि हम शॉर्ट के अंदर यहाँ एनपीके कहते हैं। इनकी आधिक्य होती है उर्वरक में, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो इस तरीके से खाद और उर्वरक के अंदर यदि आप तुलना करें तो हम जैविक खेती के अंदर मुख्यतः खाद का उपयोग करते हैं, उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। उर्वरक भूमि की उर्वरा शक्ति को घटाते हैं, वैसे तो हम तो उपयोग कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, फिर भी ये उर्वरा शक्ति को घटाने का काम करते हैं। जबकि यदि खाद का उपयोग किया जाए तो ये जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया है अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की उर्वरकता को घटाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव व अपघटक मृदा से नष्ट हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म जीव और मृदा जो अपघटक हैं जो मृदा से नष्ट हो जाते हैं और उसी से उर्वरा क्षमता घट जाती है। तो अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि इसमें से सूक्ष्म जीव और अपघटक इन उर्वरकों के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इसका निवारण या हल कैसे किया जाए? तो इसका निवारण करने के लिए हम जैविक खाद का उपयोग व फसल चक्र, फसल अंतराल, तो तीन चीजें हैं। एक तो जैविक खाद का उपयोग करें, फसल चक्र का उपयोग करें, और तीसरा है फसल अंतराल का यदि उपयोग किया जाए तो हम जमीन की उर्वरा शक्ति लगातार बनाए रख सकते हैं, जिसमें मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे, मिट्टी में सभी पोषकों की पूर्ति भी होती रहे। तो हम जैविक खाद का उपयोग करें तो उर्वरक शक्ति बनाई रखी जा सकती है, पोषकों की पूर्ति की जा सकती है। फसल चक्र का उपयोग किया जाए, फसल चक्र का मतलब है
कि हम एक सीजन में एक फसल उस निश्चित खेत के अंदर या उस जगह पर बोई है तो अगली बार में हम उसकी जगह वही फसल न उगाएं, उसकी जगह दूसरी फसल उगाई जाती है। अगर गहरी जड़ों वाली फसल उगाई है तो फिर हल्की जड़ों वाली या कम जड़ों वाली या एक बीज पित्रीय पौधों को उगा करके हम फसल चक्रण की प्रक्रिया काम में लें तो उर्वरा शक्ति निरंतर बनी रह सकती है। इसी तरीके से एक है फसल अंतराल। फसल अंतराल का मतलब है कि यदि हम 3 साल लगातार खेत के अंदर बाजरा या गेहूं बोते आ रहे हैं तो उस खेत को हम 1 साल के लिए पड़त छोड़ देते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई खेती नहीं करते हैं और उसमें जितने भी घास फूस वगैरह उगते हैं उनको वहीं पर सड़ने दिया जाता है ताकि पोषकों की वापस पूर्ति हो सके और फिर अगले साल वहां पर फसल अधिक में या बम्पर फसल प्राप्त की जा सके। तो इस प्रक्रिया को हम फसल अंतराल कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल आप देखें, फलीदार पादप व धान का मतलब है चावल का एकांतर क्रम में फसल चक्रण किया जाए। अर्थात एक बार आपने फलीदार पादप बोया है तो उसी जगह पर हम वापस दूसरी धान की फसल बोएंगे तो ये आसानी से पोषक तत्वों को बनाए रखते हुए अपना पोषण प्राप्त करेगी। इसी तरीके से मूंग के साथ में मोठ या मोठ की जगह ग्वार, तीनों में से किसी एक को यदि एक जगह पर बोया है तो उसके साथ में बाजरा का फसल चक्रण किया जाए या उस जगह पर बाजरा बोया जाए फिर वापस ग्वार बोया जाए फिर उसी जगह पे बाजरा बोया जाए। इस तरीके से एकांतर क्रम में यदि बोया जाए तो इस फसल चक्रण की प्रक्रिया के द्वारा भी उर्वरक या पोषक तत्वों को जमीन में बनाए रखा जा सकता है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहे और ऐसी स्थिति के अंदर भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद के क्या लाभ हैं, अर्थात अगर जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हम खाद का उपयोग करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं या क्या लाभ है। जीवक खाद अर्थात जीवों के द्वारा उत्पन्न की गई, चाहे वो मलमूत्र हो या उनके अपघटन से प्राप्त उत्पाद हो या पेड़ पौधों की पत्तियां या उनके अवशेषों से उत्पन्न हो, उसी को जीवक खाद कहते हैं। तो जीवक खाद उर्वरक की अपेक्षा हमेशा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य कारण है, पहला, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, अर्थात मिट्टी में वाटर ग्रिस्पिंग लेवल बढ़ता है, अर्थात जमीन के द्वारा पानी को संग्रहित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। लंबे समय तक यदि जमीन में पानी संग्रहित है तो पौधों के लिए वो पोषण का काम करता है, अन्यथा लंबी जड़ों वाले पौधे तो उस पानी तक पहुंच पाएंगे और ऊपर अगर कम छोटी जड़ों वाले पौधे हैं तो उनको पोषण पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन यदि खाद दी गई है तो छोटी जड़ों वाले पौधों को भी खाद उर्वरक आसानी से मिलते रहेंगे, अर्थात जल धारण क्षमता खाद की वजह से मिट्टी में बढ़ जाती है। सेकंड है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। भुरभुरी का मतलब हो गया फल्फीनेस आ जाती है उसके अंदर, और सरंध्र का मतलब छिद्र युक्त हो जाती है। केसी का नलिया या केसी की ये छिद्र सरंध्र बन जाते हैं और इनके कारण होता क्या है, गैसों का विनिमय पौधों की जड़ों तक आसानी से होगा और ऐसी स्थिति में पौधों के द्वारा जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होगी तो पौधों के अंदर भी तीव्रता से वृद्धि हो पाएगी और पोषक स्तर भी पूर्ण पौधे को पहुंच जाते हैं। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु का मतलब है खाद को यदि प्राकृतिक रूप से अपघटित किया जाए तो उसमें इतने सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं जिनको कि हम मित्र जीव कहते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं और पौधों के अंदर लगने वाली बीमारियों को भी नियंत्रित करते हैं, जिसे हम मित्र जीवाणु कहते हैं। और इस खाद की वजह से मित्र जीवाणुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होते हैं। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। गठन का मतलब है उनमें डेले नहीं पड़ते, वायु की या ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर होती रहती है, तो गठन में भी सुधार आता है। अगला है चौथा पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सिंचाई करना। सिंचाई अर्थात खेत के अंदर अगर कृत्रिम तरीके से बरसात का जल उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह कृत्रिम तरीके से पौधों को या खेतों के अंदर जल पहुंचाने की प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। तो पौधों को या फसलों को कृत्रिम तरीके से जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। ये वर्षा से अतिरिक्त जल के बारे में बात कर रहे हैं। सिंचाई खेत में नियमित अंतराल पर जल की आपूर्ति सिंचाई
कहलाती है। तो नियमित अंतराल पर जो जल हम खेत में पहुंचा रहे हैं, उसकी आपूर्ति कर रहे हैं, इसी के लिए सिंचाई शब्द का उपयोग किया जाता है। पौधों के वृद्धि और परिवर्धन अर्थात ग्रोथ और डेवलपमेंट हेतु जल आवश्यक है। बीजों के अंकुरण तथा पोषक तत्वों का जमीन से जल में घुलित अवस्था में अवशोषण होता है, इसलिए यदि सिंचाई की जाती है तो जितने भी पोषक तत्व जमीन में हैं, जल में घुलकर पौधों के द्वारा यदि जल के अवशोषण के साथ में ये पोषक तत्व पौधों तक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं, इनका अवशोषण आसानी से घुलित अवस्था में हो जाता है। जल पौधे की इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान से लिख के नोट करके रख देना। जल पौधे की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। यदि गर्म हवा या लू चल रही है और पौधे को यदि एक दिन पूर्व या रात्रि में या सुबह सुबह जल या पानी दे रखा है, तो दिन में चाहे कितनी भी लू चले, पौधे पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा, यदि सर्दियों में भयंकर ठंड भी पड़ रही है और सुबह ओस गिरने की संभावना या पाले गिरने की, ओस के गिरने की प्रक्रिया को ही पाला कहते हैं, तो पाला गिरने की संभावना है, तो यदि रात में खेत के अंदर पानी दे दिया गया हो तो पौधे उस पानी की वजह से पाले से भी बच जाते हैं। अर्थात जल की वजह से पौधों की पाले और गर्म हवा या लू से रक्षा होती है, इसलिए जल या सिंचाई पौधों के लिए अति आवश्यक होती है। इसके लिए एक सूचना दे रखी है, खाद के अंदर कौन कौन से जीवाणु होते हैं जो कि मित्र जीवाणु कहलाते हैं। उसमें है एक तो राइजोबियम बैक्टीरिया, जो फलीदार पादप अर्थात लेग्यूमिनेसी कुल के या कह सकते हैं दालों के जो पौधे हैं, उनकी जड़ों के अंदर या जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो राइजोबियम इसमें नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी हम नाम पहले ले चुके हैं, नाइट्रोजन चक्र के अंदर इनका हमने डिटेल के अंदर पहले वर्णन किया जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंचाई के स्रोत। इंपॉर्टेंट है, सिंचाई खेतों के अंदर किस किन तरीकों से की जाती है, उनके स्रोत क्या क्या हैं। तो उसमें सामान्य रूप से परंपरागत रूप से हम कुओं के द्वारा, नलकूप के द्वारा, तालाब, झील, नदियों, बांध, नहर आदि के द्वारा जल स्रोतों का उपयोग पौधों के अंदर सिंचाई के लिए करते हैं। तो जल सिंचाई के स्रोतों में महत्वपूर्ण है कुएं, नलकूप, ट्यूबवेल जिसको कहा जाता है, तालाब, झीलें, नदियां, बांध और उनसे निकलने वाली नहरें, ये जल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हम बात करें सिंचाई के परंपरागत तरीके कौन कौन से हैं। हम वापिस वही सिंचाई की बात कर रहे हैं। परंपरागत तरीके हैं जिनमें से कुओं के द्वारा सिंचाई, झीलों से सिंचाई, तालाब या नहरों से सीधे जल का खेत में प्रवाह करके हम अगर सिंचाई कर रहे हैं, तो इन सभी तरीकों को परंपरागत तरीके कहा जाता है। और इन परंपरागत तरीकों के अंदर जल अत्यधिक मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है और इस जल की सहायता से जमीन में सेम की समस्या भी हो सकती है। जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर अधिक के जल की वजह से सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसमें जमीन के नीचे जो खारा पानी है वो और ऊपर का लेवल बराबर हो गया है, और ये खारापन ऊपर आने के कारण जमीन पूर्णतः समाप्त या अनुपयोगी या अनुपजाऊ हो चुकी है। इसके लिए कौन कौन से तो सिंचाई के ये साधन हैं या ये स्रोत हैं, और इन स्रोतों से हम इन साधनों की सहायता से जल को निकाल करके खेतों में पहुंचाते हैं। तो ये तो स्रोत हैं, कुआं है, कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है, तो हम यहाँ पर ये 4 माध्यम दे रहे हैं जिनकी सहायता से खेतों के अंदर हम पानी पहुंचाते हैं, चाहे कुओं में से निकाल के पहुंचाएं या तालाब से लेकर पहुंचाएं या झीलों से लेकर पहुंचाएं, या नहर सीधे खेत में नहीं आ रही है तो हम बड़ी डिक्की से पानी को लेकर के खेतों तक कैसे पहुंचाएं। उसके लिए हम एक तो मोट या गिरनी का उपयोग परंपरागत तरीके से करते हैं, चैन पंप का उपयोग भी परंपरागत तरीके से किया जा रहा है, ढेकली का उपयोग भी परंपरागत तरीके से लंबे समय से किया जा रहा है, और रहट का भी पुराने ज़माने से इसका उपयोग किया जा रहा है। ये चारों ही तरीके यहाँ पर इन स्रोतों से जल को निकालकर खेत में पहुँचाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इनके आप चित्र देख के प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला है मूठ या घिरनी, इसमें एक लंबी रस्सी है, इसके पीछे एक बड़ा सा मूठ या मटका
जो कि आपके मिट्टी चमड़े से बना हो सकता है, या इसके अलावा प्लास्टिक के या जितने भी टायर हैं बड़े आकार के उनको भी सिलाई करके इस तरह के मूठ बनाते हैं। और ये व्यक्ति या कुछ जानवर इस पट्टी को खींचते हैं। यहाँ पर लगी हुई गिरनी, ये कुएं तक लंबा रस्सा है, वहाँ पर इस मूठ को पहुँचाते हैं, वहाँ से भरते हैं और फिर खींच करके मूठ को बाहर निकाला जाता है और वही पानी बहाकर खेतों की क्यारियों में पहुँचाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मोट या गिरनी। इंपॉर्टेंट है, चित्र से आपको ध्यान में रखना, ये परंपरागत तरीका है। सेकंड और है चेन पंप। चेन पंप के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक लंबा सा गिरनी टाइप की संरचना है और इसमें एक लंबी चेन के अंदर इस तरह के डब्बे हैं। ये एक लगा दर्शा रखा, इस तरीके से 3-4 डब्बे होते हैं लगे हुए और ये बिल्कुल जहाँ पर कुएं में पानी है वहाँ तक ये डब्बा बंधा हुआ है। चेन की सहायता से डब्बा नीचे जाता है, वहाँ से भरेगा और भर करके वापस ऊपर आता है और वहाँ से ये पानी के रूप में जैसे ये इसके ऊपर आके आगे जाएगा, यहाँ पानी गिरता है और यहाँ से खेतों के अंदर इसकी सप्लाई विभिन्न मेड़ बांध करके की जाती है। और ये जो पाइप दिया गया है ये लगातार इस चक्के को घुमाने का काम करता है और ये जानवरों की सहायता से मनुष्य स्वयं खींच करके इसको काम में लेता है। तो इस सेकंड विधि को हम कहते हैं चेन या पंप, जिसकी सहायता से जल के स्रोतों से जल को खेत तक पहुंचाने के अंदर ये काम में लेते हैं। यहाँ पर कुएं के अंदर से, झील के अंदर से या तालाब के अंदर से पानी को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड है, ये नेक्स्ट है थर्ड, ढेंकली। ढेंकली वास्तव में क्या है, यहाँ पर वैसे रस्सी बहुत छोटी दे रखी है लेकिन यहाँ पर इतनी लंबी रस्सी होती है जो कुएं में अंतिम सिरे तक जहाँ पर पानी है वहाँ तक ये लंबी रस्सी होती है। और ये डंडा जो दिया गया है ये भी काफ़ी लंबा होता है। इसके पीछे यहाँ पर बड़ा सारा पत्थर या वजन बांध के रखते हैं और जैसे ही हम ऊपर से खींच करके, रस्सी को खींच करके बाल्टी को उस पानी के अंदर डुबो देते हैं, उसके बाद में ये यहाँ से ऊंचा हो चुका है और जैसे ही हम हल्का सा यहाँ से धक्का लगाते हैं, इस वजन की वजह से ये बाल्टी हल्की होकर के सीधी बाहर आ जाती है और वहाँ से हम पानी को निकाल करके खेतों में सप्लाई करते हैं। और इस संरचना को हम कहते हैं ढेंकली या सी सॉ स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो ये ढेंकली का चित्र है और इसकी सहायता से भी एक अकेला व्यक्ति भी खेत या छोटे आकार के खेत की सिंचाई कर सकता है। नेक्स्ट है रहट या उत्तोलक तंत्र। इंपॉर्टेंट है, रहट या उत्तोलक तंत्र। उत्तोलक तंत्र के अंदर जमीन के अंदर इस तरह का पाइप लगा हुआ है जिसके अंदर रिंग्स या ग्रूव्स बने हुए हैं और ग्रूव्स की सहायता से ये इस पाइप को घुमाता है और इसके साथ में जो ये संरचनाएं बनी हुई है इसमें छोटे छोटे बाल्टियां बंधी हुई है और ये घूमती रहती है। ये काफ़ी लंबी है चैन, नीचे कुएं तक जाती है, वापस ऊपर तक आती है। जैसे मोट में था तो एक ही संरचना थी और सेकंड वाले में हमने इस तरह की कई संरचनाएं या 2-3 संरचनाएं देखी, लेकिन यहाँ पर ऐसी ऐसी छोटी खूब सारी संरचना होती है। कम पानी अधिक पात्रों में निकाल करके हम खेतों में सप्लाई करते हैं और इस संरचना को रहट या उत्तोलक तंत्र भी कहते हैं। रहट में जानवरों का उपयोग भी किया जाता है जिसके अंदर की गिरनी लगी हुई होती है। कुएं के अंदर हम पानी निकालने के लिए बैल को उल्टा लेके आते हैं, पानी के अंदर उस पात्र को डुबाया जाता है और उसके बाद में उसको खींच करके बैलों की सहायता से भी जल निकालने की प्रक्रिया की जाती है और यही रहट या उत्तोलक तंत्र कहलाता है। ये भी परंपरागत तरीके से सिंचाई के अंदर जल को जल स्रोतों से निकाल करके खेतों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया है सिंचाई के आधुनिक तरीके या आज के लेटेस्ट मेथड्स कौन कौन से हैं। तो उसमें हम सामान्यतः सिंचाई के लिए इन 2 पद्धतियों का उपयोग करते हैं, जिसमें पहली पद्धति है स्प्रिंकलर सिस्टम या छिड़काव तंत्र, या इसको हम कहते हैं फव्वारा विधि। फव्वारे की सहायता से जल को हम छिड़क करके पौधों तक पहुंचाते हैं और इसी को स्प्रिंकलर सिस्टम कहा गया है। असमतल भूमि में भी यह सिस्टम आसानी से काम करता है। जैसे दोरे वाली ज़मीन है, जैसे जैसलमेर बाड़मेर के अंदर की जो ज़मीनें हैं जिसमें बड़े बड़े दोरे हैं, तो वहाँ पर सिंचाई के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। जबकि यदि परंपरागत तरीकों से मोट से या रहट की सहायता से, ढेकुली सहायता से अगर पानी की सप्लाई खेत में करनी है तो समतल खेत में एक निश्चित ढलान दे करके ही पानी की सप्लाई की जा सकती है। जबकि असमतल खेत है तो हम आधुनिक तरीकों से फव्वारा पद्धति स्प्रिंकल सिस्टम से ही सिंचाई कर सकते हैं। और सेकंड मेथड है ड्रिप तंत्र।
ड्रिप तंत्र का मतलब हम पूरे खेत के अंदर पतली पतली लाइनें, पानी की लाइनें बिछा देते हैं और इन लाइनों को पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं और वहां पर एक सूक्ष्म छिद्र होता है, वहां से होते हुए बूंद बूंद करके पानी उस पौधे की जड़ तक निरंतर पहुंचता रहता है, जिसमें पानी की खपत बहुत कम होती है और पौधों की ग्रोथ अत्यधिक होती है। तो इसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं या बूंद बूंद सिंचाई कहा जाता है। तो इसके लिए हम इस शब्द का उपयोग भी करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई, या इसी का दूसरा नाम है ड्रिप इरिगेशन। पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद कर जल पहुंचाया जाता है। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने की ये सबसे सर्वोत्तम विधि है। तो अगर वृक्ष हैं, बड़े आकार के पौधे हैं, या बगीचा है, या फल उत्पन्न करने वाले पौधे हैं, तो वहां पर हम पौधे की जड़ों तक प्रत्यक्ष सीधे बूंद बूंद करके जल पहुंचाने के लिए ड्रिप सिस्टम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में हम छिड़काव या स्प्रिंकलर सिस्टम ले रहे हैं, जिसमें मोटर की सहायता से कुएं से पानी को निकाल करके मोटर की सहायता से यहाँ से होते हुए अलग अलग, यहाँ से फुवारा लगा रखा है, ऐसे यहाँ फुवारा लगा रखा है, फिर नेक्स्ट पाइप के अंदर यहाँ फुवारा लगा रखा है। इस तरीके से एक ही खेत में कई फुवारे लगे हुए होते हैं और इन फवारों की सहायता से खेत के अंदर पानी की सप्लाई की जाती है और इसी को हम स्प्रिंकलर सिस्टम या फवारा पद्धति कहते हैं। चित्र भिन्न तरह का हो सकता है, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया इसी रूप में की जाती है, पानी को फैला करके खेत के अंदर सप्लाई करते हैं। सेकंड चित्र है ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई, और बूंद बूंद सिंचाई में वही पानी यहाँ पर पहुँच रहा है और पाइप की सहायता से यहाँ बूंदें, यहाँ पर ड्रॉप्स, इसी ड्रॉप्स जहाँ पौधा है वहीं पर सीधी जड़ों के अंदर ड्रॉप्स पहुँचाई जाती है। तो इस तरीके से हम पूरे खेत में जितने पौधे हैं, फलों के पौधे हैं, उन पौधों की जड़ों तक या वृक्षों की जड़ों तक सीधी बूंद बूंद करके पानी पहुँचाया जाता है या सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं खरपतवार से सुरक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां पॉइंट है, जिससे हम खरपतवार से खेत की अंदर सुरक्षा कैसे करते हैं या पौधों को कैसे बचाते हैं। तो खरपतवार किसको कहा जाता है? फसल के साथ उगे जाने वाले अवांछित पौधे, जो हमारी मर्जी से नहीं उग रहे हैं, अवांछित पौधे खरपतवार या वीड्स कहलाते हैं। तो खेत में उगने वाले अवांछित पौधे अर्थात फसल के अलावा जो भी चीजें खेत में उग रही है, उन सभी को हम खरपतवार या वीड्स कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? निराई कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खेत में फसल के अलावा जो अवांछित पौधे या खरपतवार है, उनको हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निराई करना कहते हैं। तथा जमीन खोदने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुड़ाई। और दोनों को मिलाकर के निराई गुड़ाई की जाती है। तो सिंचाई के जस्ट बाद में हम निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार से खेत की सुरक्षा करते हैं। तो खेत की सुरक्षा अगर करनी है किससे? खरपतवार से, तो हम कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? निराई और गुड़ाई करने का उपयोग करते हैं। निराई की प्रक्रिया के अंदर हम खरपतवार को हटाते हैं और गुड़ाई की प्रक्रिया के अंदर पौधे के आसपास की जमीन को खोद करके पोला करते हैं या पलटने की प्रक्रिया करते हैं। निराई को एक अन्य नाम भी दिया गया है, इसे निदान करना भी कहते हैं। जैसे जीरे की खेती के अंदर जो निदान करने की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें खरपतवार हम हटाते हैं, तो वही निराई ही है। अर्थात निराई को ही हम क्या नाम देते हैं? निदान करना कहते हैं। यह प्रक्रिया अर्थात निदान या निराई की प्रक्रिया किससे की जाती है? या तो खुरपी से की जाती है, या सामान्य भाषा में निदानियां बोलते हैं, उससे की जाती है, या हेटो कहा जाता है, उसके द्वारा की जाती है। हेटो वास्तव में एक लंबे डंडे के पीछे इस तरह की संरचना बंधी हुई होती है और ये संरचना गुड़ाई करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये हेटो या छोटे आकार की है, तो खुरपी के रूप में भी हम इसको काम में लेते हैं। इसकी संरचना इस तरह की है और यहाँ इस तरह की खुरपी का उपयोग हम साथ में करते हैं। खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त रसायनों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो खरपतवार नाशी या वीडीसाइड्स कौन से हैं? तो वीडीसाइड के रूप में तो खरपतवार नियंत्रण हेतु मिलाए गए रसायन क्या कहलाते हैं? खरपतवार नाशी कहलाते हैं। और खरपतवार नाशी के रूप में यहाँ इंपॉर्टेंट है 2,4-D का उपयोग किया जाता है और 2,4-D को जल में घोलकर स्प्रेयर द्वारा पौधों पर छिड़काव करते हैं, जिससे जो खरपतवार है वह तो उस खेत में से नष्ट हो जाएगी, लेकिन फसल पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक बार वापस देखें,
खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त रसायन खरपतवारनाशी या वीडीसाइड्स कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2,4-D कहलाता है। 2,4-D इसको हम जल में घोलकर स्प्रेयर की सहायता से हम पौधों के ऊपर छिड़कते हैं, जो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन उसके अंदर जितनी भी खरपतवार है उसको नष्ट करने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2,4-D अच्छी तरह से ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसके अंदर खरपतवारनाशी या वीडीसाइड का खेत में स्प्रेयर के द्वारा व्यक्ति छिड़काव कर रहा है। और छिड़काव करने की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं मुंह के ऊपर मास्क भी लगा रखा है ताकि इसका व्यक्ति पर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो इसको खेत के अंदर स्प्रिंकलर की सहायता से, पीछे पंप लगा हुआ है, हाथ से इसको घुमाते रहते हैं और पूरे खेत के अंदर इसको सप्लाई किया जाता है या उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो ये वीडीसाइड है और यहाँ वीडीसाइड का आपको नाम ध्यान रखना है, क्या है, 2,4-D। 2,4-D। नेक्स्ट है कटाई की प्रक्रिया। ये छठा लास्ट सेकंड मेथड है। फसल उपयुक्त सभी प्रक्रियाओं के बाद में पककर यदि तैयार हो जाती है तो तैयार फसल को हम उस खेत से हटा करके उपयोग में लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कटाई या फसल को काटने की प्रक्रिया कहा जाता है। फसल को पकने के बाद काटना क्या कहलाता है, फसल की कटाई कहलाता है। कटाई के औजारों के अंदर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कटाई के लिए हम कौन कौन से औजारों का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए एक तो दरांती काम में ली जाती है और एक हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं। और काटी गई फसल से बीजों व दानों को भूसे से अलग करने के लिए या करने की प्रक्रिया को तो कहते हैं थ्रेसिंग। और इसके लिए जो मशीन काम में ली जाती है उसको हम थ्रेशर मशीन कहते हैं। आपने देखा होगा धान पर निकालने के लिए, गेहूं निकालने के लिए, बाजरा निकालने के लिए, जीरा निकालने के लिए, इसबगोल निकालने के लिए, मूंगफली निकालने के लिए, फसलों को हम भूसे से अलग करने के लिए, बीजों को अलग करने के लिए जो प्रक्रिया काम में लेते हैं उसको तो कहा जाता है थ्रेसिंग। और इसके लिए हम थ्रेशर मशीन का उपयोग करते हैं। हम इसको सामान्य भाषा में ठेसर बोलते हैं। तो ध्यान रखना सही शब्द क्या है, यहाँ पर थ्रेशर है लेकिन सामान्य भाषा में इसको ठेसर कहते हैं। तो वास्तव में है क्या, थ्रेशर मशीन है जिससे कि हम कचरे या भूसे से दानों को पृथक करने का काम करते हैं। एक और है प्रक्रिया इसमें औजार के अंदर, हार्वेस्टर, और दूसरा है थ्रेशिंग। तो हार्वेस्टर करने की प्रक्रिया और थ्रेशिंग की प्रक्रिया दोनों। तो हार्वेस्टर वास्तव में कटाई करने की प्रोसेस के लिए हार्वेस्टर मशीन काम में ली जाती है, तो कटिंग भी होती रहे और उसमें दानों से भूसे भी पृथक हो जाए। दोनों प्रोसेस अगर एक साथ करने, कौन कौन से, हार्वेस्टर और थ्रेशिंग, एक साथ करने के लिए हम इस मशीन का उपयोग करते हैं जिसको कि कंबाइन कहते हैं। ये बड़े बड़े आकार के खेतों के अंदर गेहूं की फसल को लेने के लिए कंबाइन का उपयोग करते हैं। और आपने कई बार हाईवेज से होते हुए पंजाब से गुजरात की ओर कंबाइनों को एक साथ जाते हुए देखा होगा। तो ये हार्वेस्टर और थ्रेशिंग दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ करने के लिए हम कंबाइन मशीनों द्वारा इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। छोटे किसान अनाज के दानों को भूसे से फटक कर या विनोइंग द्वारा अलग करते हैं। विनोइंग अर्थात एक पंखा है जिसको हम घुमा करके भूसे को ऊपर से गिराते हैं, या तो हम प्राकृतिक रूप से हवा चल रही है उसमें कूट करके भूसे और दानों को हवा के अंदर उड़ा करके अलग करते हैं, या फिर इसकी जगह ये विनोइंग मशीन आती है या विनोइंग प्रक्रिया आती है उसका उपयोग करते हैं। तो छोटे किसान तो विनोइंग की सहायता से भूसे से दानों को अलग करते हैं, या फिर कंबाइन, बड़े किसान हैं जहाँ बड़े खेत हैं वहाँ पर कंबाइन मशीन का उपयोग किया जाता है जिसमें कटिंग या कटाई के साथ साथ थ्रेशिंग के द्वारा भी हम उस दानों को भूसे से अलग करके सीधा ही प्राप्त कर लेते हैं। तो कंबाइन जब खेत के अंदर काम करती है तो उसके साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है और उसमें पेड़ या गेहूं कटते भी रहेंगे और साथ साथ में थ्रेशिंग भी होती रहेगी। गेहूं के दाने हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर सीधे स्थानांतरित होते रहते हैं और साथ में भूसा है ये हवा में उसी खेत में उड़ा दिया जाता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग किससे संपन्न की जाती है, कंबाइन मशीन से की जाती है। और उसका चित्र अगर आप देखें तो ये चित्र है एक छोटी कंबाइन मशीन का, जिसमें ये आगे वाला हिस्सा है ये कटाई के लिए काम करता है, हार्वेस्टिंग का काम करता है। और जैसे ही खेत के इसके अंदर ये फसल जाती है तो अंदर थ्रेशिंग की प्रक्रिया के द्वारा ये एक पाइप लगा हुआ है जहाँ से दाने सेपरेट होते हैं और बाकी भूसा है ये खेत के अंदर उड़ा दिया जाता
तो ये एग्जाम्पल किसका है? कंबाइन मशीन का है, जो कि दो काम कर रही है। एक तो है हार्वेस्टर का, हार्वेस्टर का मतलब कटाई करने का काम कर रही है, और दूसरा थ्रेसिंग का काम कर रही है, अर्थात थ्रेशर का काम भी करती है। तो ये दो काम एक साथ करने वाली मशीन को ही हम कंबाइन मशीन, कंबाइन का मतलब जुड़ी हुई, तो दो काम कर रही है, कंबाइंड काम कर रही है, इसलिए इसका नाम कंबाइन रखा गया। तो इस सिंपल सा ध्यान रखें, हार्वेस्टर और थ्रेसिंग कंबाइन रूप से कंबाइन के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, इनको दोनों को सम्मिलित रूप से कंबाइन कहा जाता है। कटाई का समय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कटाई का समय खुशी एवं हर्षोल्लास का होता है, जिसे विभिन्न स्थानों पर त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और उसमें से कौन कौन से त्योहार हैं जो कटाई के समय होते हैं? पोंगल का त्यौहार, वैशाखी, होली, सर्दियों के अंदर जब खरीफ की फसल काटी जाती है तो दीपावली या दिवाली, नबन्या भी एक त्यौहार है। इसी तरीके से असम के अंदर बिहू भी त्यौहार है, और ये कटाई के समय किए जाते हैं। तो खेतों के अंदर फसल को पकने के बाद जब काटा जाता है तो उस समय खुशी के माहौल के अंदर ये त्यौहार मनाए जाते हैं, और इम्पोर्टेंट है, इनके नाम ध्यान रखना। पोंगल, बिहू, नबन्या, वैसाखी, दीपावली और होली, ये सभी रबी या जो भी खरीफ की फसल है, कटाई के बाद में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कटाई के बाद में दानों को, बीजों को, फसल को क्या करना है? संग्रहित करना है, भंडारित करना है, पूरे साल भर उसको उपयोग में लेना है, तो भंडारण करने की प्रक्रिया की जाती है। तो ये 7वां और अंतिम कृषि पद्धति है, जिसको कि भंडारण कहते हैं। तो भंडारण में फसल के दानों से नमी को हटाने के लिए, सबसे पहले फसल जब भी ली जाती है उसमें नमी का आधिक्य होता है, और आधिक्य नमी को हटाने के लिए हम फसल को या तो धूप में सुखाते हैं या फिर उसको छाया में सुखाया जाता है, ताकि उसमें से अतिरिक्त नमी निकल जाए। और नमी अगर कम होगी बीजों के अंदर तो उनका संग्रहण करने पर उनके खराब होने की संभावना भी कम रहेगी, या उसमें कीड़े पड़ने की संभावना भी कम रहेगी। तो फसल के दानों से नमी को हटाने के लिए इसे धूप में सुखाकर जूट के बोरों में, जिसको कि हम कहते हैं बोरियां, बोरियां या बोरी कहा जाता है, या धातु के बड़े पात्र जिनको बीन्स कहा जाता है, बड़े बड़े मटके होते हैं या बड़े बड़े धातु के पात्र होते हैं जिनको बीन्स कहते हैं, जिसमें कई टनों तक फसल संग्रहित की जाती है। या मिट्टी के भंडारण पात्रों, जो कि परंपरागत रूप से हम घरों में काम में लेते हैं, जिसको कोठी कहते हैं। तो बड़े आकार की है, जिसमें 8-10 क्विंटल तक का धान उसके अंदर संग्रहित करके रखा जा सकता है। मिट्टी से निर्मित किए जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार के कीड़े या पीड़कनाशी आदि नहीं पड़ते हैं, सुरक्षित रहता है। हम 12 महीने तक उसमें धान को, या 2 से 3 साल तक धान को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कोठी में भंडारित करते हैं। तो इसके लिए भंडारण के लिए क्या क्या वर्क प्रक्रिया काम में ली जाती है? एक तो जूट के बोरे, दूसरे धातु के पात्र बीन्स का उपयोग करते हैं, या मिट्टी के बने हुए पात्र कोठियों का उपयोग किया जाता है। भंडारण करने पर क्यों किया जाता है? ताकि इनकी कीटों, पीड़कों, जीवाणुओं एवं कवकों से सुरक्षा कर सके। तो इनके लिए तो कीट, पीड़कनाशी या पीड़क या जीवाणु और कवक से फसल की सुरक्षा या बीजों की सुरक्षा करने के लिए या दानों की सुरक्षा करने के लिए उनका भंडारण करते हैं। अब बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण करने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? साइलो या भंडार गृहों का उपयोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया ध्यान रखना, बड़े पैमाने पर यदि खेतों से निकलने वाली फसल को संग्रहित करना है तो उसके लिए हम साइलो या बड़े आकार के भंडार गृहों का उपयोग करते हैं, जिससे पीड़कों जैसे कि चूहे और कीटों से इस फसल को सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियों का, राख का और पीड़कनाशी के रूप में बीजों की या पीड़कनाशी प्रयुक्त कर बीजों की सुरक्षा करते हैं, जिसमें परंपरागत रूप से आपने देखा होगा राख और नीम की सूखी पत्तियों को बाजरे और गेहूं के साथ में नीचे बिछा करके ऊपर से कोठियों के अंदर धान भर के लंबे समय तक संरक्षित रखते हैं, और यहाँ पर फसल के खराब होने की भी कोई संभावना नहीं रहती है। किसी प्रकार के कोई कवक, जीवाणु, कीड़े या कोई अन्य फसल को नुकसान करने वाले कीट उसमें नहीं लगते हैं, लंबे समय तक फसल सुरक्षित रहती है।
बड़े भंडार गृहों में बीजों का रासायनिक उपचार भी किया जाता है, जैसे कि कंट्रोल के जो धान वगैरह आ रहे हैं या FCI से दो धान आ रहा है तो उसको हम रासायनिक रूप से उपचारित करके भी लंबे समय तक संग्रहित करते हैं ताकि उसमें खराब होने की कोई संभावना नहीं रहे। उसका आप चित्र देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, FCI गोडाउन का एग्जाम्पल है जिसके अंदर साइलो या भंडार गृह बनाए गए हैं जिसके अंदर बड़ी मात्रा के अंदर फसलें निर्मित की या फसलों को सुरक्षित किया जाता है। तो ये साइलो या भंडार गृह हैं और भंडार गृह के अंदर फसल किस तरीके से रहती है उसको भंडार गृह का एक चित्र दिया गया है जिसमें इधर भी एक बड़ी काफ़ी ऊंचाई तक बोरियां, जूट की बोरियों के अंदर भर करके धान या जो भी फसल के बीज हैं उनको रखा गया है, इधर भी रखा गया है और बीच में चलने के लिए जगह दे रखी है और यहाँ पर वातावरण या तापक्रम को नियंत्रित करके इनको पीड़कनाशी या कवक या फफूंद से बचाने का काम किया जाता है। अब है 2 पॉइंट और हैं और ये प्रारंभिक कृषि पद्धतियाँ यहाँ पर आपके ख़त्म हो जाती है। तो इसमें हम प्रारंभ कर रहे हैं कृषि पद्धतियों के अंदर ही फसल पैटर्न एक शब्द है, उसका मीनिंग क्या है वो देखें। फसल पैटर्न कौन कौन से हैं, किस तरीके से फसल खेत के अंदर बोई जाती है या फसल को बोने का क्या तरीका है, उसी को हम फसल पैटर्न के नाम से जानते हैं। उसमें पहला है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल सामान्यतः वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जहाँ पर बरसात का या वर्षा ऋतु के अंदर भी बरसात पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो वहाँ पर व्यक्ति धान या किसी भी एक तरह की किस्म की खेती नहीं करता या एक फसल नहीं बोता। यहाँ पर कई प्रकार के दानों को मिश्रित करके मिश्रित खेती करता है ताकि अगर ज़्यादा बरसात हो तो एक चीज़ अधिक्य में हो जाए, उसकी जगह चाहे सेकेंडरी चीज़ें खराब हो जाए। या कई बार ये भी होता है मान लो बाजरा कुछ भी नहीं हुआ तो उसकी जगह चावल, ये आपके ग्वार हो सकता है या उसकी जगह तिल हो सकते हैं या उसकी जगह मोठ हो सकती है या उसकी जगह मतीरे भी हो सकते हैं। तो उनको हम एक साथ बीज मिक्स करके खेती करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित फसल करना कहा जाता है। तो 2 या अधिक फसलों को खेत में एक साथ उगाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम मिश्रित फसलीकरण या मिश्रित फसल कहते हैं। जैसे गेहूं के साथ चना, गेहूं के साथ सरसों, मूंगफली के साथ सूर्यमुखी, बाजरे के साथ तिल, मोठ, मतीरे आदि को एक साथ बोया जाता है और इसी को हम मिश्रित फसल या मिश्रित खेती कहते हैं। सेकंड आता है अंतरा फसलीकरण। ये भी आपके फसल पैटर्न के अंदर सेकंड पैटर्न है, अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण के अंदर एक साथ एक ही खेत में एक अलग अलग लाइन में, एक लाइन के अंदर आपने एक सब्जी बोई, फिर बीच में दूसरी, फिर वापस तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से एकांतर क्रम के अंदर फसल बोई जाती है तो पूरी जगह भी प्रयुक्त हो जाती है और साथ में हम 2 या 3 तरह की फसलें भी ले सकते हैं। तो एकांतर क्रम में भिन्न पोषक तत्वों को ग्रहण करने वाली फसलों को उगाना अंतरा फसलीकरण कहलाता है। तो भिन्न पोषक तत्वों का मतलब है कि एक आपने ऐसी फसल बोई है जो कि नाइट्रोजन उर्वरक पर डिपेंड है, दूसरी ऐसी फसल बोई जो फास्फोरस उर्वरक पर डिपेंड है, तीसरी ऐसी फसल बोई है जो फास्फोरस और दोनों को साथ में ले रही है या उसकी जगह कोई तीसरे पदार्थ को उपयोग में ले रही है जो जल के अधिक्य में काम में ली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग पोषक तत्वों को ग्रहण करने वाली भिन्न भिन्न फसलों को एकांतर क्रम में उगाना ही अंतरा फसलीकरण कहलाता है। जैसे सोयाबीन के साथ में मक्का बोया जाता है या बाजरे के साथ लोबिया बोया जाता है और ये मिलकर के अंतरा फसलीकरण की प्रक्रिया दर्शाते हैं। और लास्ट है, तीसरा है फसल चक्र। फसल चक्र की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। फसल चक्र का मतलब है एक बार खेत के अंदर इस जगह पर आपने एक फसल ली है तो उस जगह पर अगली साल दूसरी फसल बोई जाती है और इस तरीके से एक निश्चित क्रम के अनुसार चक्र में फसल बोने की प्रक्रिया ही फसल चक्र कहलाती है। जैसे एक बार गेहूं इस जगह पर बोए हैं, अगली साल उसकी जगह जीरा बोएंगे और पिछली साल जहाँ जीरा बोया था उसकी जगह हम फसल के रूप में हम गेहूं बो सकते हैं। या इसी तरीके से यहाँ पर फसल अंतराल भी काम में लेते हैं। ये तो अंतरा फसलीकरण है। एक फसल अंतराल भी पहले आया था शब्द। तो फसल अंतराल का मतलब है कि एक बार आपने खेत के अंदर बाजरे की अच्छी फसल ले ली है या 2-3 साल लगातार अच्छी फसल ले ली है
तो चौथी साल हम उस खेत में कुछ भी नहीं बोते हैं, उसको पड़त छोड़ देते हैं और उसके बाद 5वीं साल वापस उसके अंदर बाजरा या निश्चित खेती या फसल लेते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? फसल अंतराल कहते हैं। तो यहाँ 4 मेथड हैं, मिश्रित फसल, फसल पैटर्न में, दूसरा अंतरा फसलीकरण, तीसरा है फसल चक्र और चौथा है फसल अंतराल कहा जाता है, या अंतर फसला फसल के रूप में हम एक बार फसल लेते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर फसल लेते हैं फिर छोड़ते हैं। इस तरीके से अंतराल फसल के रूप में प्रयुक्त की जाती है, फसल अंतराल प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में खेती और कृषि। ये नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपके टॉपिक का लास्ट है और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक नया जुड़ा है, जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है राजस्थान में कृषि या खेती, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। थैंक यू सो मच।